बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आज। तालिबान की बनाई हुई कमेटी बनते ही टूट गई। मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान का तालिबान को कोरा चिट्टा जवाब। क़याम अमन के रास्ते में अभी बड़ी रुकावटें हैं। वो जो साफ छुटते भी न थे, सामने आते भी न थे, उनको तालिबान ने साफ सामने लाकर खड़ा कर दिया। तहरीक इंसाफ देर तक शशोपंज में मुब्तला रही। मेरी तो दरख्वास्त है खान साहब से कि जो मुकदमा वो बहुत अरसे से लड़ते चले आ रहे थे, उसका वकालतनामा अगर अब उनसे मांग लिया गया तो अपना वकालतनामा दे देंगे। तनकीद का डर था, खौफ के मारे तालिबान की नुमाइंदगी करने से इनकार कर दिया गया, मगर तनकीद तो वो है जो हो भी गई। इमरान खान ने कौमी खिदमत का मौका गवा दिया। लाहौर के बाद इस्लामाबाद समेत पंजाब के 3 बड़े शहरों में मेट्रो बस चलेगी। कराची वाले विफाकी हुकूमत को कोसें और सिंध हुकूमत को रोएं। इज़्तिराब और इत्मीनान बैक वक्त हालात पर हावी हैं। वज़ीर आज़म मुतमईन हैं कि तालिबान के साथ मुज़ाकराती अमल की दाग बेल डल चुकी है। तालिबान की तरफ से 5 रुकनी कमेटी के ऐलान का उन्होंने खैर मकदम किया, मगर इज़्तिराब ने 2 जमातों को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में लिए रखा। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान, जो सियासतगरी और मामला फहमी में मलका रखते हैं, ने अपनी जमात से मुशावरत के बाद तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनने से ही इनकार कर दिया। उनका फरमाना है कि वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात का अमल शुरू करते वक्त उन्हें एतमाद में नहीं लिया, इसलिए उनकी जमात के मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनने से रोक दिया गया है। अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान ने मुज़ाकराती अमल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। आज के इजलास में तमाम शुरका इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम इस मौजूदा मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। तहरीक इंसाफ ने भी इमरान खान को मुज़ाकराती अमल में तालिबान की नुमाइंदगी करने से रोक दिया है। इसके बाद तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी में लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज, जमीयत उलमा इस्लाम सीन के मौलाना समीउल हक और जमात इस्लामी के प्रोफेसर इब्राहिम इस कमेटी के फाल रुकन बचे हैं। बुनियादी तौर पर तालिबान की तरफ से तश्कील दी जाने वाली कमेटी मुज़ाकरात का अमल शुरू होने से पहले ही टूट चुकी है। अलबत्ता तालिबान की तरफ से उनके 10 अहम कमांडरों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो मुज़ाकरात के इस अमल की निगरानी करेगी। एक तरफ वज़ीर आज़म मुज़ाकरात के इस अमल के निगरान हैं और दूसरी तरफ तालिबान के 10 अहम कमांडर। आज हुकूमत और तालिबान की तश्कील करदा मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान पहला राबिता हुआ। मौलाना समीउल हक और इरफान सिद्दीकी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ और तय किया गया कि दोनों कमेटियां कल यानी मंगल को दोपहर 2 बजे मुलाकात करेंगी। अगर गौर किया जाए तो मुज़ाकरात कच्चे धागे से बंधा हुआ एक ऐसा राब्ता होगा जो किसी भी लम्हे तड़क करके टूट सकता है। और खुशाइन बात यह है कि इसका अंदाजा तालिबान को भी है और हुकूमत को भी। कल 2 बजे इंशाअल्लाह हमारी मीटिंग होगी मुश्तरका कमेटी, और दुआ करें ये पूरी कौम के बका और बर्बादी और तबाही का मसला है कि अल्लाह ताला इस सिमत में हमारे रास्ते खोल दे। पूरी कौम एक अजाब में मुब्तला है, पूरा मुल्क जल रहा है, मुस्तकबिल बहुत खतरात सामने आ सकते हैं, तो आग को बुझाना हर एक का फर्ज होता है। कल पेशावर में एक सिनेमा पर हमला किया गया तो तालिबान ने फौरी तौर पर इस हमले से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। आज वजीरिस्तान में बारूदी सुरंग के धमाके में 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए और कराची में 1 घंटे में 3 हमले हुए हैं, जिनमें 4 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए हैं, जबकि रेंजर्स एहलकार भी जख्मी हैं। गर्ज कोई छोटा सा हमला, कोई छोटी सी कार्रवाई मुज़ाकरात के सारे अमल को सबोटाज कर सकती है। नाजुक सूरत हाल का कड़ी नजर से जायजा लिया जा रहा है। कल आर्मी हाउस लाहौर में वज़ीर आला पंजाब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की, जबकि आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ वज़ीर आज़म से मिले। इन मुलाकातों का मकसद भी वही है जो इस फकीर ने शुरू में बयान कर दिया था कि इत्मीनान और इज़्तिराब बैक वक्त हालात पर हावी हैं। वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत मुज़ाकराती अमल के उभरते हुए कदोखाल से मुतमईन है, तो इस इज़्तिराब में भी मुब्तला है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम कर दिए गए तो फिर जो नक्शा उभरेगा उससे कैसे निमटना है। लेकिन उम्मीद बेहतरी की ही रखनी चाहिए। कल तालिबान की ऐलान करदा मगर नामुकम्मल कमेटी से हुकूमती कमेटी मुलाकात करने जा रही है। हुकूमती कमेटी की क़यादत जनाब इरफान सिद्दीकी करेंगे। उनसे पूछते हैं कि वो किस कदर पुरुमीद हैं और जनाब इरफान सिद्दीकी के बाद बात होगी JUIF के तर्जुमान जनाब जान अचकज़ई से। उनसे सादा सवाल होगा और सीधा कि वज़ीर आज़म का गुस्सा उनकी जमात तालिबान पर क्यों निकाल रही है, यानी तालिबान की पेशकश को रद्द करने की असल वजह क्या है। मगर उन दोनों साहिबान से बात करने से पहले देखते हैं कि वज़ीर आज़म इन मुज़ाकरात के हवाले से क्या फरमाते हैं। ये दोनों कमेटियां आपस में बैठ के मेरे ख्याल इस अमल को आगे बढ़ाएंगी। वज़ीर दाखिला मेरे साथ मिल के इसकी निगरानी करेंगे और मैंने ज़ाती तौर पर निगरानी की बात की है और मैं ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ।
हुकूमती कमेटी के अहम रुकन राबताकार इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम पहले बात करते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया है, झटका लगा आपको? जी हाँ, किसी हद तक तो कह सकते हैं। यकीनन हम बहुत अच्छा होता अगर वो इस कमेटी में रहते और इस कमेटी का एतबार और वक़ार उसमें यकीनन इजाफ़ा होता। न सिर्फ ये हुआ बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस सारे प्रोसेस से अपने आप को अलग कर लिया और उनके जो नामज़द रुकन थे मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब, उनको भी विड्रा कर लिया। तो हमारे लिए ये थोड़ा सा जो मामला है वो लम्हा फ़िक्रिया बना है हमारे लिए। हम कमेटी का इजलास कल हमारा बैठ रहा है और हम इस पर यकीनन गौर भी करेंगे कि ये जो हमारी जो तवक्कुआत थी, जो उम्मीदें थीं और जिस तरह का हमारा ये था कि जी एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील पा गई है तालिबान की तरफ से और उस 5 रुकनी कमेटी से हम मुज़ाकरात का या गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, वो थोड़ा सा उसको दचका का लफ्ज़ शायद ज़्यादा सख्त हो, लेकिन थोड़ा सा हमें तशवीश उस पर ज़रूर हुई है क्योंकि वो कमेटी अपनी असल साख्त में बरकरार नहीं रही। 2 अहम रुकन बशमूल इमरान खान साहब के उससे दस्तकश हो गए, दस्तबरदार हो गए। अब हमें नहीं मालूम कि ये जो बाकी कमेटी रह गई है, 3 रुकनी कमेटी रह गई है, ये ही इसी को वो मैंडेट देते हैं तालिबान या इसमें मज़ीद इजाफ़ा करते हैं 2-3 अरकान का। तो ये थोड़ा सा एक उलझन हमारे लिए बाकी है। अल्लाह करे कि जल्द दूर हो जाए और फिर एक बाज़ाब्ता कमेटी मार्ज़ वजूद में आ जाए जिससे हम बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू कर सकें। इरफान साहब, हम तो समझ रहे थे कि तालिबान की नुमाइंदगी यानी पता नहीं कौन लोग करेंगे, कहीं पहाड़ों में छुपे होंगे, कबायली इलाकों में होंगे, लेकिन जिन लोगों ने नाम दिए वो तो हम में से ही हैं। चलें, इस पे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये तो तालिबान का अपना इख्तियार है और उनका अपना इस्तेकाक है कि वो किन अफराद को अपने नुमाइंदे समझते हैं। उनका बराह रास्त तालिबान से ताल्लुक़ नहीं भी है तो कोई बात नहीं। हमारी कमेटी के अंदर भी 3 अरकान ऐसे हैं जिनका बराह रास्त हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसको हम कोई मसला नहीं बनाते। हमारे लिए जो तशवीश की बात है और शायद इसका कोई हल निकल आए जल्दी, वो यही है कि ये कमेटी जो बुनियादी तौर पे कायम की गई थी अब वो कायम नहीं रही, एक लिहाज से टूट गई है। उसके 2 अरकान 5 में से निकल गए हैं। बाकी 3 अरकान ही को अगर वो अपनी कमेटी करार दे देते हैं तो फिर बात और होगी, लेकिन अगर वो खामोश हैं इस पे और कोई तबसरा नहीं कर रहे तो फिर हमें शायद थोड़ा सोचना पड़े कि इस कमेटी के साथ हम कोशिश करेंगे, हम कल कोई जो है वो ब्रेक थ्रू हो। लेकिन ये बहरहाल दचका ना सही लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है। ये जो अब 3 रुकनी कमेटी बाकी बची है, 2 ने इनकार कर दिया और उसके बाद इसके पीछे 10 रुकनी कमेटी भी है तालिबान की जो उनकी शूरा पर मबनी है और तालिबान ने कहा है कि वो कमेटी निगरानी करेगी, रहनुमाई करेगी। तो कहीं ये जो लोग जिनके नाम सामने आए हैं, ये 3 लोग को नाम देना सिर्फ एक सियासी चाल तो नहीं तालिबान की तरफ से? नहीं, मैं ये नहीं समझता हूँ। हम इस तरह का कोई तबसरा नहीं करेंगे कि ये सियासी कोई गिमिक्स हैं या सियासी शोशा है। हम उस कमेटी को मोहतरम समझते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं और अब भी कहते हैं कि उसके अंदर जो शख्सियात, मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि वो बड़ी मोहतरम हैं, लेकिन उस कमेटी के 2 मोहतरम अरकान जो कम से कम इमरान खान नहायती मौसर और नहायती तवाना आवाज़ रही है पीस प्रोसेस के हक़ में, उनका इस कमेटी से निकल जाने से कमेटी का मर्तबा व मकाम तो बहुत मजरूह हुआ है और ये मामलात हैं जिन पे हम कल गौर करेंगे। ये फरमाइए, पीपल्स पार्टी के कायद सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा हुकूमती कमेटी के बारे में कि ये तो ऐसी बात हुई कि तालिबान को ही तालिबान से मुज़ाकरात के लिए भेजा जा रहा है, वो कमेटी जिसके आप सरबराह हैं। इस पर आपका तबसरा क्या है? मेरा ख्याल है ये एक सियासी बयान है, ये सियासतदानों को तबसरा करना चाहिए। हमारी डोमेन जो है वो मुज़ाकरात को हमवार रखना है और इख्तलाफात नहीं उछालने हैं। मैं किसी सियासी जमात के सरबराह या लीडर पे या उसके बयान पे कोई तबसरा करना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होगा।
بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب، وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں اور جو حکومتی کمیٹی اہم ترین رکن ہیں وہ اب بھی پر امید ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ جو 3 رکنی کمیٹی رہ گئی ہے یہی کمیٹی مذاکرات آگے بڑھاتی ہے یا طالبان کسی اور کے نام دیتے ہیں۔ تازہ خبریں یہ ہیں کہ اور یہ مقبول جان صاحب کے نام لیا جا رہا ہے اور انصار عباسی جو کہ دونوں سینئر جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، ان دونوں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی انکار کر دیا ہے۔ مفتی کفایت اللہ جو کہ ان کی طرف سے ہو سکتے تھے اس کمیٹی میں شامل، وہ اب شامل نہیں ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں طالبان کی کمیٹی کے جو ممکنہ رکن ہو سکتے تھے مولانا فضل الرحمان کے مفتی کفایت اللہ، وہ تو نہیں آئے، لیکن جان اچکزئی صاحب جو کہ ترجمان ہیں مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائیے جان اچکزئی صاحب کہ وزیر اعظم کا کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وزیر اعظم نے اعتماد میں نہیں لیا، لیکن اس میں طالبان کیا قصور تھا؟ ہم نے وہ فاٹا کے عوام کے ساتھ جرگے کے ذریعے جو اسلام آباد میں ہوا تھا ایک وعدہ کیا تھا کہ جب میکینزم یا فورم بنے گا تو جرگے کو یہ ٹاسک دیا جائے گا۔ تمام سیاسی لیڈرشپ نے یہ وعدہ کیا تھا۔ اب اگر ہم اس کو آج نہیں استعمال کرتے تو ہم وعدہ خور ہو جاتے۔ اب اگر طالبان چاہتے تو وہ اس جرگے کی حمایت کرتے، اگر نہ بھی کرتے تو ہم سے مشورہ کیا جاتا کہ کون سا افیکٹو طریقہ ہے، ہم انہیں اپنے تحفظات سے آگاہ کرتے کہ اگر ایک اور بھی فورم جا رہا ہے کیا اس کی کیپیسٹی ہے، کیا ڈیپتھ ہے، کیا ریکوائرڈ سپورٹ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہم نہیں سمجھتے کہ نہ حکومت کو اور نہ طالبان کو ہم یہ موقع یا ان کے کرٹیک کو یہ دیں کہ جو میکینزم اور فورم ہے اس میں وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے جو اس کمپلیکس مذاکرات کو ہینڈل کر سکے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نیک نیتی سے ہمارے کینڈیڈیٹ کو نامزد کیا ہوگا، لیکن ہمیں تحفظات یہ جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہے، کیونکہ ہم فاٹا کے عوام کے پاس جاتے، جرگے کے پاس جاتے کہ جناب اب ایک اور فورم آ گیا ہے جو اس سے زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ان کو سپورٹ کریں تاکہ ہماری سیاسی جو کمٹمنٹ تھی وہ رہ جاتی۔ اب اگر ہم یہ نہ کرتے لیکن تو مولانا صاحب اگر حکومت کا حصہ بھی ہیں، کابینہ میں بھی آپ کی جماعت کے لوگ ہیں، تو آپ کا فرض نہیں ہے کہ اپنی پوری جو ہے حمایت کریں چاہے جس طرح کا بھی انیشیٹو لیا جا رہا ہو؟ ہم حکومت کی حمایت کرتے ہیں، کل بھی کریں گے، آج بھی کریں گے امن کے حوالے سے، لیکن ہماری رائے جو ہے ہم نے آج اظہار کر دیا ہے کہ جہاں تک افیکٹو میکینزم کا تعلق ہے، کیا ہمارا حق یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کمیٹی جب بنائی گئی ہم سے چھپ کے کیوں بنائی گئی؟ کیا ہمارا حق یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کی کیا استعداد ہے؟ کیا ہمارا حق یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنا وعدہ یاد دلائے کہ فاٹا کے عوام کے ساتھ اس جرگے کے ذریعے کنونشن سینٹر میں ہم نے کیا وعدے کیے تھے، اور پھر یہ کہ ہمیں بتایا جاتا کہ ہم جائیں ان سے پوچھیں اور اجازت لیں تاکہ ہم پورا ویٹ ان کے پیچھے لگا سکے۔ اب ہماری رائے ہے ماننا نہ ماننا یہ وزیر اعظم صاحب کا اختیار ہے، پالیسی بنانا ان کا ویژن ہے، ہم تو کوalition پارٹنرز ہیں، چند پوائنٹ پہ ہمارا کنورجنس ہے، 110 چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہماری اختلاف رائے ہے۔ یہ بتائیے اگر حکومتی کمیٹی جو ہے اس کا حصہ بنایا جاتا جمعیت علماء اسلام کو تو پھر آپ کو قبول ہوتا ہے، اعتماد میں لیا جاتا وزیر اعظم کی جانب سے، وہاں آپ کو شمولیت ملتی تو حکومتی کمیٹی کا حصہ بن جاتا؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ مذاکرات سیاسی لوگ نہیں کر سکتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایک لوکل کنفلکٹ ریزولوشن میکینزم ہے، انہیں ہمیں موقع دینا چاہیے، اور اگر ہم واقعی جینوئنلی چاہتے ہیں کہ مذاکرات جو ہے افیکٹولی ہو۔ دوسری بات یہ ہم نیت کو جو ہے کوشچن نہیں کر رہے ہیں، نہ ہم کمٹمنٹ کو کوشچن کر رہے ہیں، بالکل نواز شریف صاحب اس بات پہ بہت کلیئر ہے اور ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن جب ہم سے سپورٹ مانگا ہی نہیں گیا تو ہم نے صرف اپنی رائے کا اظہار آج کر دیا۔ لیکن یہ تو نام طالبان نے دیے تھے، اس کا مطلب ہے طالبان اگر مولانا صاحب کا نام دے رہے ہیں یا آپ کی جماعت کے کسی رکن کا، تو آپ کو طالبان پر بھی اعتماد نہیں؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی پہ اعتماد ہے یا نہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک میکینزم بنایا تھا، اب دونوں پارٹیاں ہیں، ہم پہ اس میکینزم پہ اعتماد نہیں کیا ہے، ہم نے جرگے کی تجویز دی ہے، اب ہمارے لیے پھر کیا پوزیشن رہ جاتی ہے جس کے ساتھ ہم نے کمٹ کیا ہے، اور یہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم جا کے کمیٹی کو جرگے کو ایکسپلین کرتے، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے جو ہے لیکن جرگے کے لوگ بھی مارے جاتے ہیں، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا۔ جرگے کے لوگ مارے جاتے ہیں، لگتا ہے وہ بھی کوئی بااختیار تو ہے نہیں؟ وہ تو آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں، ابھی تو آپ نئے ماحول میں ہم بات کر رہے ہیں۔ طالبان نے تو ابھی ایک انیبلنگ انوائرمنٹ جو ہے اس میں جو ہے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، وہ تو ماضی قصہ پارینہ کی بات ہے، جرگہ میکینزم تو موجود ہے، وہ تو اس کے ساتھ ہم کمیٹڈ ہیں، وہ وہاں کے پولیٹیکل جو ایلیٹ ہیں، جو ریلیجیس لیڈرز ہیں، وہ آج یہ فرمائیے کہیں یہ وجہ تو نہیں کہ مولانا صاحب نے آج اس کا جواب بھی دیا کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ مذاکرات کا کامیاب ہونا مشکل ہے، بہرحال وہ دعا گو ہیں، جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے، انہوں نے کہا بدنامی کیوں اپنے سر لیں، یہ وجہ بھی ہے؟
नहीं, हमें हक है ये बात उठाने का कि जब दोनों तरफ से दो मैकेनिज्म बनाए जा रहे हैं, इसकी कैपेसिटी क्या है। हमें हक है ये सवाल उठाने का कि उसके लिए जो डेप्थ चाहिए वो क्या है। हमें हक है कि हम सवाल उठाएं कि क्या उनका एक एक्सपीरियंस है या नहीं है। अब अगर हम इसको एक मुज़ाकरात के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं कि सिर्फ हम बराए ऑप्शन एग्जॉस्ट करना चाहते हैं तो ये तो अलग बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इस प्रोसेस को सर्टिफाई करें कि ये वाकई पाकिस्तान में अवेलेबल ऑप्शन में सबसे ज्यादा इफेक्टिव मैकेनिज्म है, इस हवाले से हमने अपनी डाउट का इजहार किया है। लेकिन अगर आप जरगे के जरिए मुज़ाकरात आगे बढ़ाते हैं, जमीयतुल उलमा इस्लाम इसको सपोर्ट करती। बहुत शुक्रिया जान साहब, तर्जुमान जमीयतुल उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, आपने हमें वक्त दिया। जरगे के जरिए मुज़ाकरात होते तो सपोर्ट किया जाना था, मगर दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान और फजलुर रहमान साहब दोनों एक दूसरे के बड़े शदीद मुखालिफ हैं, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया है तालिबान की जानिब से कमेटी का रुकन बनने से। न्यूज़ आवर में मिलते हैं एक के बाद। वो जो साफ छुटते भी ना थे, सामने आते भी ना थे, उनको तालिबान ने साफ सामने लाकर खड़ा कर दिया। तहरीक इंसाफ देर तक शशोपंज में मुब्तला रही। आम ख्याल ये किया जाता है कि तालिबान पाकिस्तान के कबायली इलाकों में पाए जाते हैं, वहाँ उनकी पनाहगाहें भी हैं और तरबियत गाहें भी। तालिबान के तैयार करदा छापामार गुरीले वहाँ से निकलते हैं, पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं, कुछ फिदाई हमलों में जान से जाते हैं और जो बच जाते हैं वहीं पलट कर पहुँच जाते हैं। ये एक सादा सा ख्याली नक्शा है जो तालिबान के बारे में आम से जहन में उभरता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। तालिबान के मुआविनीन पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में पाए जाते हैं। एक खुदकुश हमलावर की मुआवनत और हदफ तक पहुंचने के लिए कम से कम 26 ऐसे मकामात होते हैं जहां पर पाकिस्तान के समाज में फैले और आम जिंदगी बसर करने वाले तालिबान के हमदर्द, मुआविनीन और सहूलतकार अपना किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तानी रियासती मशीनरी और सियासी सेटअप जो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मौजूद है में भी तालिबान की वसी पैमाने पर हमदर्द और मुआविनीन पाए जाते हैं, जो पॉलिसी साजी में अपना किरदार अदा करते हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर उनका दिफा करते हैं और पार्लियामेंट के बाहर उनके हक में राय आमा हमवार करते हैं। गैर जानेदार हल्के अपना सर पीट पीट कर इन अनासिर की निशानदेही करते रहे, मगर तालिबान के हमदर्दों का चेहरा इस तरह बेनकाब ना हो सका जिस कदर खुद तालिबान ने अपने हमदर्दों और सियासी मुआविनीन को अपनी कमेटी में नामजद करके बेनकाब कर दिया। इमरान खान तालिबान की नुमाइंदगी के लिए नामजद होने के बाद बुरी तरह शशोपंज का शिकार रहे कि वो क्या करें और क्या ना करें। इमरान खान की इसी ज़हनी कैफियत को देखते हुए वफाकी वजीर नशर व इशाअत परवेज रशीद ने उन्हें मशवरा दे डाला। मेरी तो दरख्वास्त है खान साहब से कि जो मुकदमा वो बहुत अरसे से लड़ते चले आ रहे थे, उसका वकालतनामा अगर अब उनसे मांग लिया गया तो अपना वकालतनामा दे दें वो, और अपने दोस्तों के जिनके तर्जमानी उन्होंने की, बहुत तवील अरसे तक उनके लिए धरने भी दिए, उन्होंने जुलूस भी निकाले, तकारीर भी की, तो अब जब उनका मुकदमा लड़ने का वक्त आया तो उन्हें अपनी वकालत कायम रखनी चाहिए। मगर इसके बावजूद इमरान खान की कंफ्यूजन बाकी रही। पहले रोज इमरान खान की तरफ से कहा गया कि तालिबान अपने लोगों को कमेटी में शामिल करें, फिर कल तहरीक इंसाफ की तरफ से प्रेस रिलीज में कहा गया कि इमरान खान मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज दोबारा इसी किस्म की खबर नशर हुई तो फौरन शरीन मज़ारी की तरफ से बयान दिया गया कि अभी तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी मुशावरत कर रही है। गर्ज ये कि इमरान खान को सिर्फ फिक्र इतनी सी थी कि वो तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जो किसी शशोपंज में मुब्तला हुए बगैर बेधड़क तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने पर फौरी राजी हो गए। सवाल सादा है कि तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने वालों को क्या कहा जाए, तालिबान के साथी या पाकिस्तानी? फिर इसके अलावा उन्हें नेक नियत इंसान कहा जाए जो बस अमन चाहते हैं? इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं मुल्क के मारूफ तज्जिया निगार और दानिश्वर जनाब हसन अस्करी। हसन अस्करी साहब, मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान ने इस कमेटी का रुकन बनने से इनकार क्यों किया? देखिए, दोनों जमातों की इस रवैये की मुख्तलिफ वजूहात हैं। इमरान खान ने जो अलहदगी का फ़ैसला किया है, उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल एजेंडे के हवाले से फ़ैसला किया है, क्योंकि इमरान खान के मुतल्लिक हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि वो उनका तालिबान की तरफ झुकाव है, वो तालिबान के मुतालबात को आगे चलाते हैं। तो अगर वो इसमें शामिल हो जाते तो ये बात हो जाती कि ये तालिबान ही के साथी हैं, तालिबान ही के हमदर्द हैं। लेकिन इमरान खान की इलेक्टोरल स्ट्रेंथ है, इलेक्टोरल पावर है उसकी पार्टी की,
اور جو اس کمیٹی میں باقی لوگ ہیں ان کی انڈیویجول لیول پہ الیکٹرل سٹرینتھ بڑی لیمیٹڈ ہے، جس میں مولانا سمیع الحق بھی شامل ہے. ان کی کوئی الیکٹرل سٹرینتھ اتنی نہیں ہے جتنی عمران خان کی ہے. تو عمران خان کا مطمع نظر ہے نیشنل لیول پہ گیم کھیلنا، پولیٹیکل گیم کھیلنا، اور اگر وہ طالبان سے منسلک ہو جاتے ہیں تو وہ ایک طبقے کے لیے ناقابل قبول ہو جائیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ لانگ ٹرم پرسپیکٹو انہوں نے رکھا، اس کی وجہ سے انہوں نے ایک ڈسٹنس کریٹ کیا ہے. جہاں تک مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا تعلق ہے، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک راستہ تجویز کیا تھا جرگے کا، وہ قابل قبول نہیں ہوا. اور پھر یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے جو ممبر اس میں شامل کیے گئے ہیں، مولانا سمیع الحق کی موجودگی میں ان ممبر کی حیثیت ایک سیکنڈری ہوتی، فوکس سمیع الحق پہ ہوتا. لہذا فضل الرحمان کی پارٹی اگرچہ ان کے ساتھ ہوتی لیکن اس کی حیثیت کچھ نہ ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس معاملے سے علیحدہ رکھا جائے. اور تیسرا اور آخری وجہ ان کی یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے شاید نتائج برآمد نہ ہوں، تو ایسا کام جس میں کامیابی کے امکان کم ہو اس سے ڈسٹنس کر لیا جائے تاکہ آپ کے آپشن قائم رہیں. لیکن مخالفین کے ہاتھ موقع تو آ گیا کہ عمران خان جو طالبان سے مذاکرات کے سب سے زیادہ حامی تھے، وقت آنے پر انہوں نے رائے فرار اختیار کی. دیکھیں تنقید، دیکھیں نا پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں اس کی ایک وقت میں ایک سے زیادہ انٹرپریٹیشن ممکن ہوتی ہیں، تو کرٹیسزم تو ہوگا. لیکن ہر پارٹی جو ہے اس وقت اپنے اپنے پارٹی کے مفادات کے حوالے سے دیکھ رہی ہے. جو لوگ اس میں طالبان کی کمیٹی میں بیٹھے ہیں ان کے بھی مفادات ہیں. ان کے مفادات یہ ہیں کہ وہ نظریاتی طور پر طالبان کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، لیکن فرق صرف ہے طریقہ کار میں. یہ طریقہ کار طالبان والا اپنانا نہیں چاہتے، تو اپنی اپنی پارٹی کے حوالے سے یہ کام دیکھا جا رہا ہے. ایک نیشنل فریم ورک میں یہ معاملات طے نہیں ہو رہے ہیں. صحیح، بہت بہت شکریہ حسن عسکری صاحب. باتوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور بدنامی ہو سکتی تھی، ان کے ووٹر دور ہو سکتے تھے، اس لیے عمران خان اور فضل الرحمان دونوں نے انکار کیا ہے. نیوز آر میں ملتے ہیں بریک کے بعد. تنقید کا ڈر تھا، خوف کے مارے طالبان کی نمائندگی کرنے سے انکار کر دیا گیا، مگر تنقید تو وہ ہے جو ہو بھی گئی. عمران خان نے قومی خدمت کا موقع گنوا دیا. ملک میں اس وقت سب سے زیادہ بحث اس بات پر ہو رہی ہے کہ کیا عمران خان کو طالبان کی مذاکراتی کمیٹی کا رکن بننا چاہیے تھا یا نہیں. اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر دونوں طرف سے خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ عمران خان پر تنقید کر رہے ہیں جبکہ کچھ لوگ اس کو سراہ رہے ہیں. اسی بارے میں ہم بات کریں گے. تحریک انصاف کے رہنما ناز ہمارے ساتھ ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شوکت بسرا نے بھی جوائن کیا ہے. ناز بلوچ صاحب سے آغاز کرتے ہیں. مختلف ٹویٹرز پر پیغامات ہیں. سینئر صحافی طلعت حسین لکھتے ہیں کہ عمران خان کو ان کی کوششوں کا صلہ ملا ہے، وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے الفاظ کو عملی جامہ پہنائیں. کیوں نہیں عمران خان مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ، بہت اچھے لوگوں کی طرف سے پازیٹیو پیغامات ہمیں موصول ہو رہے ہیں، اور بڑی بات جو سب سے خوشائن چیز وہ یہ ہے کہ حکومت میں ایک پازیٹیو روش اختیار ہو چکی ہے اور ایک سپیڈی طریقے سے یہ چیز آگے کی طرف موو کر رہا ہے. ایک مومنٹم کریٹ ہو چکا ہے پیس پروسیس کے لیے، جو کہ خان صاحب کی دیرینہ خواہش تھی، اور وہ مستقل کئی عرصے سے اس بات کے اوپر مستقل لگاتار ریمائنڈرز پہ ریمائنڈرز دے رہے تھے، اور آواز انہوں نے اٹھائی کہ پیس پروسیس اینڈ لیٹ گیو پیس اے چانس. تو وہ جو پیس کو ایک چانس اور ڈائلاگ کی جو بات انہوں نے کی، آج اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب متحد ہو گئے. اور حکومت کے اندر جو کمیٹی فارمیلیٹ ہوئی ہے، مرتب ہوئی ہے، اس کمیٹی کے اندر رستم شاہ صاحب آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہمارے نمائندے موجود ہیں. تو حکومتی کمیٹی میں ہمارے نمائندے موجود ہیں. بطور تحریک انصاف کے نمائندے نہیں ہیں، وہ ہمارا ان پہ اعتماد ہے. جی بالکل، ہم نے ان پہ پورا اعتماد ہے ہمیں، بلکہ ہم تمام ان حضرات کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں جو کہ کمیٹی کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ اس کو پروسیڈ کر کے آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور یہ خوشائن بات ہے کہ طالبان میں بھی برے ہیں کہ حکومتی کمیٹی کا تو حصہ بن گئے لیکن طالبان کی کمیٹی کا نہیں. جی دیکھیں میری بات سنیں، خان صاحب خود پارٹی کے چیئرمین ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے، پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کے وہ خود ایک چیئرمین ہیں.
एक तरफ तो हमने हुकूमत की जानिब से हमारी कमेटी के अंदर जो है हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, फिर किस तरह हो सकता है कि हम दूसरी जानिब वहाँ पे भी कमेटी में अपने नुमाइंदे रखें? तो ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा इस चीज़ में खुद ही आपस में बहुत। और निगोशिएशंस चल रही हैं, खुशाइंद बात है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि तालिबान को भी एतमाद है खान साहब के ऊपर, पूरी कौम उन पे एतमाद करती है और हम सब मानते हैं कि आज खुदा का शुक्र है कि आज सारी कौम मुत्तहिद होकर एक पेज पे एक सिमत में खड़ी है कि हमें पीस चाहिए, हमें अमन चाहिए। उसके लिए खान साहब ने जो 5 नुकात का जिक्र किया है हम समझते हैं वो बहुत अहम है। उसमें पहली चीज़ ये है कि सीज फायर होनी चाहिए, कोई भी किस्म के अटैक्स और कोई भी किस्म की वायलेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए इस दौरान जब हमारे ये मुज़ाकरात जारी हों। दूसरी बात अहम यह है कि डे टू डे रिपोर्टिंग और अपडेट हो। मैं उन पर आता हूं, बड़े अहम है वो नाज, बड़े अहम पॉइंट्स में उस पर आता हूं, लेकिन शौकत बसरा साहब क्या ये बात आपको दुरुस्त लगती है कि दोनों कमेटियों में तो ज़ाहिर तरीके इंसाफ नहीं हो सकती थी और इमरान खान दूसरी बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं, वो किस तरह तालिबान की तरफ से नुमाइंदगी करते? सामा मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि वो चेहरे जिन्होंने नकाब ओढ़े हुए थे अब उनके नकाब उठने का वक्त आ गया है। हम आपको डे 1 से कहते थे कि आप मुझे ये बताइए उसामा कि तालिबान ने MQM ANP या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम क्यों नहीं दे दिया, आपका नाम क्यों नहीं दे दिया, मेरा नाम क्यों नहीं दे दिया? उन्होंने उन्हीं के नाम देने हैं जिनके वो एजेंडे पे काम कर रहे थे। और हम आपको कह रहे थे कि आज पाकिस्तान के अंदर जो खून की होली खेली जा रही है, हम लोग सिर्फ अपनी सियासत की खातर, अपनी वजारत उज़्मा की खातर, ये जो हमने मजाक बना रखा था कौम के साथ और पाकिस्तान की कौम की सलामती से खेल रहे थे और एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, वजीरस्तान तक हम लोगों ने मार्च किए। आज जब वक्त आया कि आप खुद डायलॉग करें, इमरान खान जो खुद इसके सबसे बड़े चैंपियन थे आज ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम उनसे दूर रहना चाहते हैं। और उनका प्रेस रिलीज जो आज निकला है वो देखिए, उन्होंने तालिबान का शुक्रिया अदा किया है, उन तालिबान का जिन्होंने 52,000 पाकिस्तानियों को शहीद किया है, जिन्होंने 25,000 हमारी फोर्सेज को शहीद किया है, जिन्होंने आज भी पिशार के अंदर खून की होली खेली है। मुझे नहीं समझ आती कि जब हमने इनको कहा था कि तालिबान खान है आप, उस वक्त बड़ा गुस्सा मनाया गया। गार्डियन अखबार को इमरान खान साहब ने 2 साल पहले इंटरव्यू दिया था, उन्होंने ये फरमाया था कि तालिबान की आइडियोलॉजी और हमारी आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं है। और उनके मुतालबात क्या है, मैं नाज लोई से कहूंगा कि शरीयत नाफज करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो नाज आप जो बैठी हुई हैं आपको इस तरह बैठने की इजाजत नहीं देंगे तालिबान। आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपकी हुकूमत है, आपको चाहिए सबसे पहले खवातीन पर पाबंदी लगा दीजिए कि वो घरों से नहीं निकल सकती, वहां पर बंद कर दीजिए दुकानें, वहां पर सैनमाल पे ताले लगा दीजिए। क्यों नाज़ साहब ये सवाल बड़ा वैलिड है कि दूसरी किसी जमात के लीडर का नाम क्यों नहीं दिया तालिबान ने, इमरान खान का क्यों? और ये बात कि उनकी और तालिबान की सोच एक है। उसामा पहली बात तो मैं ये कहूंगी शौकत बसरा साहब से कि वो जो बेनकाब होने की बातें कर रहे हैं तो ये वो चेहरे बेनकाब हुए हैं जो कि चाहते नहीं थे कि पीस के प्रोसेस आगे बढ़े, जो कि इतने सालों से लोग मर रहे थे, लोगों के खून की होली खेली जा रही थी। ये तमाशा बसरा साहब सिर्फ ये बता दीजिए आपको कितनी लाशें और चाहिए? बसरा साहब आपके घर से लाशें निकले नहीं है नाज बलोच, आपको अंदाजा नहीं है कि जिस घर से लाशें निकलते हैं। बसरा साहब इस तरह बात नहीं होगी, मैंने आपकी बात तहम्मुल से सुनी है, आप प्लीज मौका दें। लेकिन बात ये जहाँ तक ये बात कर रहे हैं इस्लामी शरीयत की बात कर रहे हैं तो हाँ मैं एक मुसलमान हूँ और मैं ये जानती हूँ कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का पाकिस्तान का बसरा साहब आप इस तरह बात नहीं करेंगे, बसरा साहब मुकम्मल होने दे, डोंट इंटरप्ट। देखिए पाकिस्तान का आइन के मुताबिक हमारी आइन के आर्टिकल इस्लामिक प्रोविजंस मौजूद है, इस्लामी हमारे आइन में 1973 का आइन जो कि आपके दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी के बना, उस आइन में मौजूद है इस्लामिक प्रोविजंस और उनकी अमल दरामद नहीं हो रही है। बसरा साहब आप वो किताबें खोल के आइन को तो पढ़े कम से कम कि इस्लामिक प्रोविजंस क्या हैं, तो उन चीज़ों पे आइन के दायरे कार में रहते हुए जो पाकिस्तान का आइन कहता है उसके मुताबिक निगोशिएशंस होंगे, पीटीआई का मानना है। और पीटीआई चाहती है कि चूंकि हमारे आइन में चीज़ें मौजूद हैं तो इसमें गैर शरई बात नहीं है। मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे फख्र है कि मेरे आइन के अंदर वो चीजें मौजूद हैं जो अप्लाई होनी चाहिए, जो कि आप लोगों ने नहीं की है। साहब जो आइन में चीजें मौजूद हैं उन पर अमल नहीं हो सका, ये तो जायज मुतालबा होगा, इसमें कौन सी ऐसी बात है? कानून पर अमल हो जाए, इसमें क्या हर्ज है? देखिए मैं आपको सिर्फ एक अर्ज करना चाहता हूं कि आइन का दर्स पढ़ा रही है तहरीक इंसाफ उस पार्टी को जिसके कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुतफिका आइन दिया। अगर नाज बलोच आइन का आर्टिकल 2A पढ़ ले जिसके अंदर वाज़े तौर पर ये सुन तो लेना, अब आप भी हौसला रखें। आइन का आर्टिकल 2A जिसके अंदर बड़ा वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती जो इस्लाम के बुनियादी अकायद के खिलाफ होगी। हमारा सिर्फ कहना यह है कि आज आप लोगों ने
زور لگا رہے تھے ایڑی چوٹی کا، ان کی وکالتیں کر رہے تھے، ان کے لیے آپ نے دیکھیں ہمارے پاس ماڈل کیا ہیں، اسپینش ماڈل آپ کے سامنے 88 میں وہاں پہ کیا ہوا، سری لنکا کا ماڈل آپ کے سامنے ہے، آپ کے پاس آئرلینڈ کا ماڈل آپ کے سامنے ہے، پھر سوات ماڈل آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد کیا ہوا نا مدرسہ سن تو لیں، پاکستان کی بات سوات ماڈل سن تو لیں نا، ناز بلوچ سن لیں، ناز بلوچ سن لیں، یہ غلط طریقہ ہے نا، آپ غلط بات کر رہے ہیں، سوات سیٹلڈ ایریا ہے۔ آپ کی صحیح بات کو آج پوری قوم آپ کو مبارکباد دے رہی ہے کہ جن کی لاشوں پہ آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں، آج وہ قوم آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہے، بسرا صاحب ہم امن چاہتے ہیں، ہم اختتام چاہتے ہیں اس خون خرابے کے لیے، ہم فساد کے اوپر اختتام چاہتے ہیں۔ لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں کس طرح رہیں گے؟ کہ جس طرح کیا آئین یہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کا آئین مسلط کریں؟ اس طرح کریں؟ میرا یہ سوال ہے کہ کیا قانون کے دائرے میں رہ کر مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ آئین کی اجازت دیتا ہے کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کیے جائیں؟ جیلوں کے اندر جتنے ڈاکو چور لٹیرے بڑے ہیں سب کو چھوڑ دیں، سب سے مذاکرات کریں، ان کا کیا قصور ہے؟ پچھلے 5 سالوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوئی، لوگ مارے گئے بم دھماکوں میں اور ڈرون اٹیکس میں، ہر طریقے سے ہماری شہید بی بی صاحبہ گئی ان میں، اگر آپ کے گھر سے لاشاں نکلے تو آپ کو پتا چلے گا بلوچ، بسرا صاحب ہم نے اپنی بی بی کو کھویا، ہر شہری میرا بھائی ہے، ہر غم میں شریک ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ مجھے بتائیے، آپ نے سلیوشن نکالا، آپ نے حل نکالا، آپ نے تو 5 سال حکومت کی پیسہ بنایا اور آپ غائب ہو گئے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، ایسا نہیں ہونے دے گی پی ٹی آئی۔ اب ہمیں امن کی طرف جانا ہے، ہمیں فل سٹاپ چاہیے اس خون خراب کو، ہمیں فساد اور لاشوں کی سیاست نہیں کرنی ہے، ہمیں امن چاہیے۔ جو 5 سال میں آپ ناکام ہو گئے وہ ہم کر کے انشاءاللہ دکھائیں گے اپنا کردار۔ اسامہ امن کی بات ہو رہی ہے اور آپ پھر فساد کرانا ناز آپ کو بڑے سکون سے سنا ہے، حوصلہ کریں۔ 5 سال ہم نے حوصلہ کیا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو عمران خان صاحب کو اگر آج نامزد کر دیا تو آج وہ کون سی قباحت ہے جو پوری قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ بھائی عمران خان صاحب آج ان مذاکرات میں اگر بیٹھتے تو شاید وہ ان کو کنونس کر لیتے کہ بھائی ہم آپ کی شریعت نافذ کرنے جا رہے ہیں، طالبان کے دفتر کھولنے جا رہے ہیں بنی گالا کے اندر اور چیف منسٹر ہاؤس کے اندر۔ آپ بتائیں نا، آپ کے عمران خان صاحب نے یہ بیان نہیں دیا، آپ لیجیٹمائز کر رہے ہیں ان کی دہشت گردی کو، آپ لیجیٹمائز کر رہے ہیں کہ جو لوگ وہ بندوق کی موئنجو دڑوں کی تباہی نہیں کروائیں گے۔ یہ پی ٹی آئی ہے، جمہوری پارٹی ہے، یا جمہوریت ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر لاشیں گر رہی ہیں، ہاں ان لوگوں کو اپنی سیاست سوچ رہی ہے۔ عمران خان صاحب فرماتے ہیں مجھے وزیر اعظم بنا دیں۔ بہت شکریہ ناز بلوچ صاحب کے انصاف کی رہنما اور شوکت بسرا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو حصہ بننا چاہیے تھا اور آخرکار انہی کا نام طالبان نے کیوں دیا، جبکہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ ان کا اندرونی معاملہ ہے اور پہلے ہی رستم شاہ مومن صاحب حکومتی کمیٹی کے رکن ہیں، دونوں طرف سے تحریک انصاف کے رکن نہیں ہو سکتے تھے۔ نیوز آر میں ملتے ہیں بریک کے بعد۔ لاہور کے بعد اسلام آباد سمیت پنجاب کے 3 بڑے شہروں میں میٹرو بس چلے گی۔ کراچی والے وفاقی حکومت کو کوسیں اور سندھ حکومت کو روئیں۔ پنجاب کابینہ نے لاہور میں کامیابی کے بعد اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان میں میٹرو بس سروس شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس منصوبے کا سنگ بنیاد 28 فروری کو رکھا جائے گا۔ منصوبے پر 38 ارب روپے لاگت کا تخمینہ ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ دن رات کام کر کے یہ منصوبہ 11 مہینے میں مکمل کر لیا جائے گا۔ فیصل آباد اور ملتان میں یہ میٹرو بس منصوبہ اس برس کے آخر تک شروع ہوگا۔ اس منصوبے کا سن کر یقیناً ان شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے والوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہوگی، مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ خبر کراچی والوں پر بجلی بن کر گری ہوگی۔ کراچی کی بسوں ویگنوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح سفر کرنے کی اذیت برداشت کرنے والے یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ ان کی قسمت میں بس یہ اذیت اور آہیں لکھی ہیں یا پھر جھوٹے وعدے۔ کوئی ایک بار کی بات تھوڑی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے کراچی والوں کو سرکولر ریلوے، زیر زمین ٹرانزٹ ٹرین اور بلٹ ٹرین کے خواب نہ دکھائے ہوں۔ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو کراچی سے رحیم یار خان سے ملتان اور پھر باولپور ملتان اور ملتان سے لاہور پورا موٹر وے کے ساتھ لنک کر دیا جائے گا۔ میں جب بات کرتا ہوں تو سوچ سمجھ کے بات کرتا ہوں، سوچ سمجھ کر۔ میں ایسے ہوا میں میں تلواریں نہیں چلاتا۔ انشاءاللہ کراچی سے لے کر پشاور تک ہم ایک
बुलेट ट्रेन बनाएंगे। जब बुलेट ट्रेन चलेगी तो कराची से मुल्तान 4 घंटों में, 3.5 घंटों में पहुंचेगी। 2 मई को कराची एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का फरमाना यह था कि कराची से वोट मिले ना मिले जान निछावर करते रहेंगे, कराची वालों को जेर जमीन रेलवे का तोहफा देंगे। 25 मई 2013 को शहबाज शरीफ हुकूमत साजी की कोशिशों के सिलसिले में कराची तशरीफ लाए तो मेट्रो बस का ख्वाब दिखा के गए। कराची में जो इलेक्शन से पहले हमने वादा किया था कि मेट्रो बस के इजरा का पूरे पाकिस्तान में, कराची में उसको चलाने के लिए फिल फौर इकदाम किए जाएंगे। यह हकीकत सब पर आया है कि ट्रांसपोर्ट कराची के शहरियों का सबसे बड़ा मसला है, मगर इसके हल के लिए विफाक से खैर मिली है ना सूबाई हुकूमत से। पिछले 5 साल में सूबाई हुकूमत के क्रेडिट पर 2 सिग्नल फ्री कॉरिडोर, मेहरान हाईवे और एयरपोर्ट फ्लाईओवर के सिवा कुछ नहीं। बस से कम हैं, चिंची रिक्शे हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर पर चल रहे हैं। अब रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और मुल्तान में मेट्रो बस की खबरें सुनकर कराची वाले क्या करें? विफाकी हुकूमत को कोसें या फिर सिंध हुकूमत को रोएं? क्या उनके दुखों का कोई मदावा है भी या नहीं? इसी पर बात होगी काफी कराची के मसाइल पर गहरी नजर रखने वाले ज़ियाउद्दीन साहब से। ज़ियाउद्दीन साहब, क्यों नहीं कराची वालों के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट अब तक सिंध हुकूमत की जानिब से, ना ही विफाकी हुकूमत की जानिब से? ये मसला सिर्फ कराची का नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान का है। ये मेट्रो बस लाहौर में जो चल रही है वो आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये। और जो अनाउंसमेंट्स आए हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि भाई फैसलाबाद और रावलपिंडी वगैरह में भी मेट्रो बस शुरू करने की उन्होंने वादा किया है और कराची वालों के लिए भी वादा किया है। लेकिन असल में ट्रांसपोर्ट जो है उसामा, ये पब्लिक सेक्टर में होने चाहिए। ख़ासकर गरीब ममालिक में ये ट्रांसपोर्ट जो है ये बहुत ही एसेंशियल चीज़ होती है गरीब तबका और दरमियाने तबके के लिए। अगर आप उसको मिसाल के तौर पे सर्कुलर ट्रेन कराची की जो है ये बहुत ही ज़रूरी एसेंशियल चीज़ थी। आज से 20 साल पहले इसका प्लान बनाया गया था। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता तो शायद कराची के जो इस वक्त जो हालात हैं, इवन सोशियो इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि जो वहाँ पर वायलेंस है, जो मिलिटेंसी है, वो भी शायद इतनी आगे नहीं जाती। तो लेकिन जहाँ तक यानी मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जब पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट से हट गया तो प्राइवेट सेक्टर आ गई और प्राइवेट सेक्टर ने रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो अपने कब्ज़े में कर लिया। और ये प्राइवेट सेक्टर ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ये है कि इसमें टैक्स कलेक्शन का कोई तरीक़ा नहीं है। तो ब्लैक मनी बनाने का बेहतरीन तरीक़ा यही है। और जितने भी मैंने सियासतदान हैं, बड़े लीडिंग सियासतदान हैं बहुत से, वो ट्रांसपोर्ट में पैसे कमा कर ही सियासत में आए। तो ये इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये फिर जो कराची में वादा है मेट्रो बस का या ट्रेन का, ये कभी पूरा हो सके या नहीं? ये सिर्फ वादा ही रहेगा? नहीं, जब तक पब्लिक सेक्टर बड़ी फोर्सफुली ना आए और ये प्राइवेट सेक्टर की जो शनानिगन्स हैं, जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, उसके ख़िलाफ़ जब तक ये कोई पुल ना बांधें ये पॉसिबल नहीं है। इन्हें सर्कुलर ट्रेन जो है ना वो ज़रूरी है कराची के लिए, कराची की तरक्की के लिए। कराची जो है ना इस वक्त चौक कर रहा है। अभी मैं कराची में था, हर शहर के हर हिस्से में ट्रैफिक जैम्स होते हैं वीकडेज़ में, और ऐसे होते हैं जैसे कि घंटों आप फंसे हुए हैं। तो इससे इकॉनमी पे भी इसका बड़ा सीरियस इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जब तक प्राइवेट सेक्टर को कंपटीशन न मिले पब्लिक सेक्टर से और चीपर, मोर इकोनॉमिकल और यूनिवर्सली अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब तक ना हो, ये प्राइवेट सेक्टर जो है ना इसमें एक्सप्लॉइट करता रहेगा। जैसे जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ेंगी, डीजल की प्राइस बढ़ेंगी, वो अपनी जो है ना रेट्स बढ़ाते जाएंगे। किसकी बनती है, सिंध हुकूमत की या विफाक की आपके ख्याल में? सिंध हुकूमत तो टोटली जो है ना, मुझे तो यही लगता है कि टोटली इनएफिशिएंट हुकूमत है। न सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना वहाँ का बहुत बुरा हाल है, बल्कि आप उनकी पब्लिक हेल्थ सेक्टर को देख लें, पब्लिक एजुकेशन को देख लें। इन्हें एक सिंध में तो ऐसा लगता है कि जैसे कि इन्हें वहाँ लोग सो गए हैं, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है कि आम पब्लिक की क्या हालत है, आम स्कूलों की क्या हालत है, आम पब्लिक हेल्थ सेक्टर की क्या हालत है।
और ज़्यादातर मैंने जो नोट किया है वो करप्शन बहुत ज़्यादा है। यानी करप्शन की वजह है और एक माफिया है ट्रांसपोर्ट का जो ऐसे मंसूबे नहीं आने देता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ियाउद्दीन साहब, सीनियर सहाफ़ी आपने में। ज़ियाउद्दीन साहब का कहना है कई सियासतदान तो इसी माफिया के जरिए, ट्रांसपोर्ट माफिया के जरिए पैसे कमा कर आए हैं, और अगर कराची में कोई मेगा प्रोजेक्ट, कोई मेट्रो बस जैसा या ट्रेन जैसा कोई मंसूबा शुरू हो जाता तो कराची के हालात इतने बुरे ना होते हैं, ताकि अमन अमान भी बेहतर होता। दुआ करते हैं कि जल्दी कोई ऐसा मंसूबा शुरू किया जाए। न्यूज़ आवर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरत और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।